हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज। करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे फिजिक्स के सिलेबस में, ये भी मैं कह सकती हूँ। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम आते हैं, या फिर कभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, होते सारे छोटे छोटे ही हमको पता है फिजिक्स के क्वेश्चंस, लेकिन आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं किया हुआ है तो एक मेजर चंक ऑफ द पेपर आपका छूट सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। मैं जो एमसीक्यूज लेकर के आई हूँ, मैंने कोशिश किया है कि सारे टाइप के कॉन्सेप्ट जो हैं आपके चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो सारे आपके इंक्लूडेड हों। जिसे आपने प्रिपेयर किया हो करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो एक बार का वापस रिकैप हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू है, ग्राफिकल है। ये लिखा है, द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट फॉर 4 डिफरेंट मटेरियल्स इज शोन बिलो। विच ऑफ दीज 4 मटेरियल्स वुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग द कॉइल ऑफ अ टोस्टर। टोस्टर के अंदर हमको चाहिए एक ऐसा मटेरियल जिससे वायर बनाते हैं, अंदर वो मटेरियल ऐसा चाहिए जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो करंट को रोकेगा, तो वो लाल हो जाएगा, तो कोई भी चीज जल्दी उसमें गर्म हो जाएगी। जैसे हीटर होता है, टोस्टर होता है, अवन, ये सब में हमारे ये मटेरियल्स जो है ये यूज होते हैं। तो हमको ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ में हम कैसे पता करेंगे कि देखो, या तो P का रेजिस्टेंस ज्यादा है या S का रेजिस्टेंस ज्यादा है, राइट, जो एक्सट्रीम में है। लेकिन इन दोनों में से कौन है, Q और R तो नहीं है, इन दोनों में से कौन है वो आप ग्राफ से पता करो। V इधर है, I इधर है, ठीक है। अब आप जैसे S का एक देखते हो, तो S में अगर आपका I यहाँ है तो I का V आपका कंपेरेटिवली यहाँ पे होगा, यानी कि I बड़ा है, V छोटा है, राइट। रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन I, ठीक है। इसका मतलब अगर नीचे डिनोमिनेटर अगर ज्यादा हुआ न्यूमरेटर से तो आंसर छोटा आएगा, ठीक है, कम आएगा। इसका मतलब S का रेजिस्टेंस, V बाई आई मतलब रेजिस्टेंस, S का रेजिस्टेंस कम है। अब हम P का देखते हैं, तो P का कंपेरेटिवली देखो, अभी ये है इसका I यहाँ पे और इसका V है इधर, यानी कि I कम है और V ज्यादा है। तो अब अगर हम लोग V बाई आई करें तो I कम है और मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो इसका आंसर ज्यादा आएगा, राइट। तो P का आंसर ज्यादा आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है टोस्टर के लिए, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि P। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C, ठीक है। वैसे एक बहुत इजी तरीके से हम ये करते हैं कि V बाई आई अगर रहता है तो रेजिस्टेंस ही होगा, तो वी आई ग्राफ मतलब V हमारा वाई एक्सिस में और I अगर एक्स एक्सिस में है, तो कैसे भी ये रेजिस्टेंस ही बता रहा है। तो इसमें जो सबसे ऊंचा है वो उसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस में I और एक्स एक्सिस में V होता तो ये आई वी ग्राफ होता, मतलब ये रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस बता रहा होता, है ना। तब P का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होता और उस टाइम में S का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता, ठीक है। बट कभी भूल जाओ वी आई ग्राफ, आई वी ग्राफ कौन से एक्सिस में क्या है, ये भूल जाओ, तो हमको देखो फॉर्मूला तो पता ही है, ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। तो हम खुद करके देख लेंगे, यहाँ आई ज्यादा वी कम है तो ये रेजिस्टेंस कम है, यहाँ आई कम और वी ज्यादा है मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ऐसे करके देख लो कभी भी, ओके। नाउ नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 में। लिखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे नहीं डिपेंड करता। पहला नेचर ऑफ कंडक्टर, दूसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, तीसरा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एंड फोर्थ है प्रेशर ऑफ कंडक्टर। एक रेजिस्टेंस कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो गुड कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है। लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। प्रेशर पे नहीं डिपेंडेंट है, तो डज नॉट डिपेंड में हम रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ओके। ना आते हैं नेक्स्ट में, डायग्राम बेस्ड है ये भी। 4 हमको कॉपर कंडक्टर्स लिए हुए हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है, द अबव डायग्राम शोज डिफरेंट कॉपर कंडक्टर्स ऑफ डायमीटर्स d and 2d एंड लेंथ्स विच आर मल्टीपल ऑफ l, मतलब l है, 2l है, 3l है। The increasing order of their resistances will be, increasing order of their resistance मतलब जिसका सबसे कम रेजिस्टेंस है उसको पहले लिखो, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ रेजिस्टेंस, ओके। तो अब देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया।
रेजिस्टिविटी को हम यहाँ पे एक बार स्किप करते हैं बिकॉज सभी कॉपर के हैं, ए बी सी डी सब एक ही मटेरियल है तो सबका रेजिस्टिविटी तो सेम ही होगा। रेजिस्टिविटी को छोड़ दो तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है, तो लेंथ अपॉन एरिया। हम सबका निकालते हैं और उससे पता कर लेते हैं किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा। तो देखो मैंने ए बी सी डी चारों का रेजिस्टेंसेस निकाला लेंथ अपॉन एरिया से। ए का रेजिस्टेंस के लिए हम निकालेंगे लेंथ एल है और एरिया 2d इज डायमीटर मतलब d रेडियस है तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर यानी पाई डी स्क्वायर। ओके, नाउ नंबर बी का लेंथ है 3l और एरिया के लिए हम इसमें रेडियस d/2 लेंगे तो 3l लेंथ के लिए अपॉन पाई आर स्क्वायर मतलब पाई d/2 का होल स्क्वायर मतलब d/4 d स्क्वायर बाई 4 तो 4 ऊपर चला गया 4 3 12l अपॉन पाई डी स्क्वायर। ओके, नाउ नंबर सी देखते हैं, वही लेंथ ऊपर 2l ऊपर और नीचे 2d का आधा कितना होता है d तो पाई डी स्क्वायर। ओके, अभी लास्ट वन d, इसका लेंथ l है ऊपर l और नीचे d का आधा d/2 तो पाई d/2 का स्क्वायर यानी d स्क्वायर बाई 4 4 ऊपर ले आओ 4l अपॉन पाई डी स्क्वायर। अभी a b c और d चारों के जो रेजिस्टेंसेज है उनका रेशियो निकालो। सबका डिनोमिनेटर कट हो गया पाई डी स्क्वायर था सबका कट गया। ऊपर क्या है L 12L 2L 4L तो हमको क्लियरली पता चल रहा है सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है A का, उसके बाद C, उसके बाद D, उसके बाद B यानी कि A C D और B A C D B ऑप्शन नंबर B है तो ऑप्शन नंबर B से करें। ठीक है, क्या हम डायग्राम देख करके भी कर सकते हैं कि जैसे कि नंबर डी है इसका एरिया कम है लेंथ एल है। ठीक है, अभी हम इससे कंपेयर करें ये बराबर लेंथ वाले को ए को तो लेंथ बराबर है लेकिन एरिया बढ़ गया यानी इसका रेजिस्टेंस डी से तो कम ही है, राइट। अच्छा, अभी सी को देखो तो इसका देखो इसके कंपेरेटिवली डी के कंपेरेटिवली इसका रेजिस्टेंस कम है क्योंकि इसका एरिया जो है वो बढ़ गया, राइट। लेकिन अभी कहीं कंफ्यूजन हो सकता है किसी को कि अरे लेंथ तो दोनों का इसका एल है तो इसका लेंथ भी तो बढ़ा है, एरिया बढ़ गया तो उधर कॉम्पनसेट हो गया क्या। ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए बेटर है कि आप रफ में ये फॉर्मूला लगा लो। मटेरियल्स तो सबके सेम है मतलब रेजिस्टिविटी सबकी सेम ही रहेगी, उसको हटा दो लेंथ अपॉन एरिया करके सॉल्व करके खुद ही देख लो क्लियर ही हो गया कि अच्छा पहले ए है फिर सी है फिर डी है फिर बी है। ठीक है, तो आप श्योर रहते हो कि हाँ आपका जो आंसर है वो करेक्ट ही आएगा, है ना। ना आते हैं नेक्स्ट में, ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं हमको पता करना है इन चारों में से क्या स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। ऑप्शन लिखा है गिवन दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम इज, गोल्ड का दिया है 2.1 इंटू 10⁻⁸ और प्लेटिनम का है 10.45 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर रेस्पेक्टिवली। नाउ बोल रहा है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए में बोल रहा है 5 मीटर्स ऑफ प्लेटिनम वायर will have the same resistance as 1 मीटर ऑफ गोल्ड वायर। तो हम क्या करेंगे इसमें हम दोनों का रेजिस्टेंस निकालते हैं फिर पता चल जाएगा आंसर सेम आ रहा है तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो मतलब हो गया तुम्हारा रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले गोल्ड का फिर प्लैटिनम का दोनों का करके देखते हैं। तो देखो स्टेटमेंट ए के हिसाब से गोल्ड का रेजिस्टिविटी हो गया 2.1 इंटू 10⁻⁸ इंटू लेंथ 1 मीटर। ओके, अपॉन एरिया पता नहीं है रेडियस हो पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं दोनों का एरिया सेम ही है। अभी प्लेटिनम का रेजिस्टिविटी 10.5 इंटू 10⁻⁸ है। प्लेटिनम वायर का लंबाई दिया हुआ है 5 तो 5 रख लो, एरिया दोनों का सेम ही है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है 52.5 इंटू 10⁻⁸ अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड और इधर रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम, पाई आर स्क्वायर कैंसिल है। ऊपर के पोर्शन को हम देखें तो हमको दिख रहा है ये सेम तो नहीं है, सेम नहीं है ना। कैसे भी प्लेटिनम और रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है कि कम ज्यादा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए तो रॉन्ग है दिख गया। अभी स्टेटमेंट बी में आते हैं, लिखा है गोल्ड वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस will have the same resistance as platinum wire of 5 सेंटीमीटर रेडियस। हम ये सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में चेंज कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे भी ओम मीटर में रेजिस्टिविटी है। ठीक है, इस बार लेंथ दोनों का सेम है एल लेते हैं, रेडियस दिया है तो उससे पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला से दोनों का एरिया निकालते हैं। लेट्स सी इनका सेम आता है कि नहीं आता है।
तो देखो इस बार हमने रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड और प्लेटिनम निकाला। इस बार फॉर्मूला वही है, रो इंटू एल अपॉन ए। इस बार दोनों का लेंथ एल एल ही रखा, रेजिस्टिविटी जो लिखी हुई थी वही दे दिया। एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर होता है, तो गोल्ड का हुआ पाई इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर, तो 0.01 का होल स्क्वायर। तो नीचे 1 हुआ, ऊपर 4 जीरोस जाएंगे, तो 21,000 इंटू 10⁻⁸ एल अपॉन पाई। मैं इसको 10⁻⁸ ही रहने दे रही हूँ एक बार, दोनों का सिमिलर हो जाए जिससे। उसके बाद प्लेटिनम का देखते हैं। 10.5 इंटू 10⁻⁸, ये रेजिस्टिविटी है, इंटू लेंथ को एल ही लिया, और एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस 5 सेंटीमीटर था तो 0.05 मीटर, 0.05 का होल स्क्वायर। 5 5 जा 25 नीचे है, ऊपर में 4 जीरोस गए और पॉइंट का 1 जीरो हट गया, इसलिए 3 जीरोस ऊपर रखा है। कटा इसको 4200 इंटू 10⁻⁸ एल अपॉन पाई आ रहा है। तो 10⁻⁸ सिर्फ इसीलिए लिया जिससे कि कंपेयर करना इजी हो जाए। देखो पाई पाई तो कैंसिल हो गया, एल एल भी कैंसिल हो गया। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमको क्लियरली दिख रहा है गोल्ड का जो रेजिस्टेंस जो है और प्लेटिनम का जो रेजिस्टेंस है वो एकदम अलग अलग है, सेम नहीं है। तो यानी स्टेटमेंट बी भी इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी दोनों ही इनकरेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट है, which of the following trend in VI graph will never be obtained when two resistors of resistance 2 ohm and 6 ohm are connected in parallel? देखो अगर दो रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ में पैरेलल में कनेक्टेड हो तो जो रेजिस्टेंस टोटल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो सबसे कम आता है, मतलब 2 ओम से भी छोटा आएगा। और अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आएगा, मतलब 8 ओम आएगा। ठीक है, किसी भी केस में जो ग्राफ बनेगा रेजिस्टेंस का वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसमें बोल रहा है कभी भी आए ही नहीं वैसा कौन सा ट्रेंड है ए बी सी में। देखो ए और बी तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन सी जो कर्व हो रहा है वो वी आई ग्राफ में कभी भी रेजिस्टर के लिए ऑब्टेन नहीं होगा, यानी कि इसमें क्लियरली ऑप्शन ये है बी, ट्रेंड सी। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट में। लिखा है 100 कूलम मीन्स अ डेफिसिट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और नाउ 4 ऑप्शन दिए। अभी हमको ये पता करना है कि 100 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स में होता है। तो देखो ये इतना सा दे दिया है खाली, यानी हमको याद होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। जनरली सम में दिया हुआ रहता है, लेकिन ये ऐसा दे दे एमसीक्यू और सम में नहीं हो तो आपको याद होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। तो आप वैसे करके मतलब यूनिटरी मेथड से आप रफ में सॉल्व कर सकते हो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम अगर एक इलेक्ट्रॉन में है तो 100 कोलम कितने इलेक्ट्रॉन्स में होगा। तो देखो हमने सॉल्व किया 100 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व करो तो आंसर आ रहा है 6.25 इंटू 10⁻20, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी सम बेस्ड ही था क्वेश्चन, कैसे घुमा के दे दिया। ओके, नाउ है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। When the resistance of the combination is to be decreased, they are connected in सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड और इन एनी ऑफ द वे। अभी अभी मैंने इस डायग्राम को करवाते वक्त ये देखो बताया था कि 2 और 6 दो रेजिस्टेंसेज है, अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे दोनों को तो जो छोटा वाला है 2 ओम इससे भी कम आंसर आएगा रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमको अगर रेजिस्टेंस को कम करना है तो हम कैसे कनेक्ट करें इनको, उनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे ऑब्वियसली। अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो वो सबसे ज्यादा आएगा, मिक्स में कनेक्ट करोगे तो दो रेजिस्टेंस के बीच का कहीं का आंसर आएगा। तो कम करना है तो हमको पैरेलल में रखना पड़ेगा। ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है इफ 3 रेजिस्टर्स R1, R2 and R3 are connected in series and R1 is greater than R2, R2 is greater than R3, then what is the relation between the currents I1, I2 and I3 respectively flowing through them? 3 रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है किसका कम है। एक चीज जो याद रखने की है वो ये कि अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड रहे तो उनके अंदर से सेम करंट फ्लो होती है, क्योंकि सर्किट तो एक ही है तो वही करंट फ्लो होती रहेगी, लेकिन तीनों का
पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, राइट। जो सबसे पहले है मतलब बैटरी के प्लस के पास जो सबसे पहले है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे होता रहेगा। लेकिन करंट तो सेम ही करंट बह रही है पूरे सर्किट के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि सीरीज में बताओ करंट I1 I2 I3 कैसे फ्लो करेगा। तीनों ही बराबर ही है। I1 I2 I3 कुछ नहीं है, सिर्फ I ही है। तीनों में, तीनों रेजिस्टेंस में I जो एक करंट है वही फ्लो कर रहा है, इसीलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हम जब पैरेलल और सीरीज वाला ये इस तरीके का सम करते हैं ना, तो भी ये समझना बहुत जरूरी है कि पैरेलल के टाइम में जो करंट होता है वो अलग अलग हो जाता है, बढ़ जाता है। करंट अलग अलग होता है लेकिन हमारे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहते हैं। और सीरीज के टाइम में उल्टा हो जाता है, यानी करंट सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट था, ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, नाउ ए और बी के बीच में कितने तरीके हैं ये हमको जानना है, मतलब करंट कितने तरीके से ए से बी पे पहुंच सकती है। ठीक है, पहला तरीका है ऊपर से चली जाए 3 + 2। दूसरा तरीका है सीधी सीधी चली जाए 30। तीसरा तरीका है नीचे से चली जाए 6 + 4। ठीक है, 3 पाथ है ना, तीनों अलग अलग पाथ हैं, यानी ये तीनों पैरेलल में है। तो हम इन तीनों का पैरेलल के फॉर्मूला से इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो हमारा सीरीज नंबर 1 3 + 2 किया, सीरीज नंबर 2 सीधा सीधा 30 है, सीरीज नंबर 3 नीचे 6 + 4 10। अब इन तीनों को पैरेलल में करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/RP वाला, 1/5 + 1/30 + 1/10। सॉल्व किया तो हमारा आंसर 1/3 आया। 1/RP इज 1/3, मतलब इसको रेसिप्रोकल करो, RP यानी रेजिस्टेंस जो पैरेलल वाला होगा वो आएगा 3 ओम। 3 ओम यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, नाउ ये भी सम है, लिखा है इस सम के 4 पार्ट हैं, ABCD करके 4 पार्ट दिए। पहला दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट, EMF मतलब कि पूरे सर्किट की, मतलब कि टर्मिनल्स में और अंदर बैटरी का मिला करके जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज EMF, वो 1.5 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस 1 ओम है और इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टर्स ऑफ 4 ओम एंड 20 ओम इन सीरीज। और बाहर में मतलब अक्रॉस द सेल जो है 4 ओम और 20 ओम के 2 और रेजिस्टर्स लगे हुए। ओवरऑल तीनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज में ही है, कंटिन्यूसली करंट जो है वो ऐसे ही बहेगी। ठीक है, अभी बोल रहा है करंट पता करो। करंट ओम्स लॉ अगर हम यूज करें V = IR, मतलब I = V/R। टोटल रेजिस्टेंस और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको मालूम हो तो हम टोटल करंट निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है EMF 1.5, टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं सीरीज में 1 ओम 4 ओम और 20 ओम को ऐड करके, देन करंट निकाल लेंगे। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस 25 ओम आ गया। ठीक है, तीनों को ऐड किया तो 1.5 तो था ही हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, 1.5/25 करो, आंसर आएगा 0.06 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करंट आ गया। अब ये करंट को हम चाहे तो नेक्स्ट वाले जो है पार्ट्स उसमें यूज कर सकते हैं अगर चाहिएगा तो पार्ट बी बोल रहा है द PD अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ना देखो अभी लास्ट समय मैं बता रही थी कि अगर करंट ये सीरीज में है ना रेजिस्टेंस, तो करंट देखो एक ही बह रही है, यहाँ जो करंट आई 4 ओम में वही करंट 20 ओम में आई, लेकिन सीरीज में करंट एक होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, 4 ओम का अलग है, 20 ओम का अलग है। हम कैसे निकालेंगे, तो करंट तो सेम ही बह रहा है ना, मतलब कि 0.06, तो करंट भी पता है I और रेजिस्टेंस भी पता है R, तो IR से V निकालो, V = IR, दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। तो देखो पहला रेजिस्टर्स V = IR में I तो वही है 0.06, 4 ओम के साथ में क्या आएगा 0.24, और सेकंड में 0.06 सेम था करंट और 20 ओम में आया 1.20, मतलब 1.20 और 0.24 ये आ रहा है हमारे ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक है, नाउ सी में आते हैं। सी पार्ट में लिखा हुआ है द PD अक्रॉस द सेल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। अक्रॉस द सेल मतलब ये बैटरी को छोड़ दो और ये प्लस से लेकर माइनस तक का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं, वो पता करने बोल रहा है। अब हम कैसे पता करेंगे, देखो V पता करना है हमको, V = IR होता है। I तो हमको फिक्स है 0.06 हमारा I गया,
और रेजिस्टेंस जो अक्रॉस द सेल है वो हमको दिख रहा है 4 + 20 यानी 24 है। बस V = IR से सॉल्व कर लो। तो देखो रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेल 24 आया, 4 + 20, IR किया, V = IR का 0.06 × 24 इज 1.44 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझ जाओ डायग्राम के हिसाब से कब हमको कौन सा रेजिस्टेंस यूज करना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, देखो एक ही एक यूज हुए जा रहा है। अब लास्ट वन बोल रहा है वोल्टेज ड्रॉप बताओ व्हेन द करंट इज फ्लोइंग। वोल्टेज ड्रॉप मतलब कि ये जो बैटरी के अंदर इतना सा दूरी में यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है। तो देखो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका जो सबसे इजी है वो है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में से पोटेंशियल ये वाला जो है टर्मिनल वोल्टेज है ये माइनस कर दो। मतलब ईएमएफ में से हम पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कर लेते हैं। ईएमएफ भी पता है, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी, ये टर्मिनल वोल्टेज अभी भी आया ही है 1.44, बहुत इजीली आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। तो देखो 1.5 में से 1.44 माइनस किया 0.06 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सबसे इजी है। दूसरा तरीका क्या है, V = IR होता है ना, तो ये हमारा V = IR कैसे होगा। I हमको मालूम है 0.06 है और रेजिस्टेंस जो है वो 1 है। ये जो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 0.06 × 1 इज 0.06। V = IR से सॉल्व कर दिया। हम किसी भी तरीके से यूज करें हमारा आंसर सेम आएगा। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट यही रूल नहीं है आप ये यूज करो तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप V = IR वाले यूज कर लो या ये यूज कर लो, किसी से भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो देखो एमसीक्यू में था जहां आपका जो फॉर्मूला है वो देखा नहीं जा रहा है, मेथड देखा नहीं जा रहा है आप कैसे करते हो। लेकिन समझ लो ये सम के जैसे आए जहां आपको फॉर्मूला यूज करके बताना है, तो भी आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, वोल्टेज ड्रॉप वाला ये जो मैंने करके दिया है या फिर ऊपर जो लिखा फॉर्मूला ओम्स लॉ वाला V = IR, कुछ भी यूज कर लो। बस ध्यान रखना है कौन सा करंट ले, कौन सा रेजिस्टेंस ले। क्लियर है। तो मैंने कोशिश की है हर तरीके के क्वेश्चंस आ सके आपके ये एमसीक्यूज में। ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, जय हिंद।